नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डैन लॉ में। आज हम बात करेंगे शेड्यूल्स के बारे में कि शेड्यूल्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बारे में बात करेंगे। हमारे भारतीय संविधान है जो कंटेन करता है 12 शेड्यूल, जैसा कि आपको पता है। फर्स्ट शेड्यूल बात करता है जो कि ये बात करता है नेम ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में, और इनके जो क्षेत्राधिकार हैं उनके बारे में बात करता है। फर्स्ट शेड्यूल याद रखिएगा क्या बात करता है। इट कंटेन्स द नेम ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एंड टेरिटोरियल जुडिक्शन ऑफ स्टेट्स एंड इट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड। ओके, टेरिटोरियल जुडिक्शन ऑफ स्टेट को भी इंक्लूड किया जाता है। अब आते हैं सेकंड शेड्यूल में। सेकंड शेड्यूल क्या बात करता है? सेकंड शेड्यूल बात करता है प्रोविजंस इन रिलेशन टू एलोकेशन, प्रिविलेजेस और इमॉल्यूमेंट्स के बारे में बात करता है। जो भी सैलरीज वगैरह है और प्राथमिकता जो दिए गए हैं, प्रिविलेजेस वगैरह किन के, चाहे तो राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, या फिर गवर्नर्स हो गए, या फिर स्पीकर ऑफ लोकसभा, या फिर डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा है, या फिर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा हो गए, या फिर डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा हो गए, या चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन जो होते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडियन स्टेट्स के। ओके, या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए, या फिर हाई कोर्ट के जज हो गए, या फिर CAG हो गए यानी कि कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल हो गए। तो इनके अलाउंसेज की बात किया जाए, प्रिविलेजेस की बात किया जाए, इमॉल्यूमेंट्स की बात किया जाए, ये सेकंड शेड्यूल में बात किया गया। थर्ड शेड्यूल की अगर बात करें, थर्ड शेड्यूल में क्या बात किया गया है? थर्ड शेड्यूल की अगर बात करें तो थर्ड शेड्यूल में बात किया गया है फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड एफर्मेशन के बारे में। किन के ओथ एंड एफर्मेशन के बारे में? चाहे तो यूनियन मिनिस्टर्स हो क्या, या कोई केंद्रीय मंत्री हो, उनके ओथ एंड एफर्मेशन के बारे में, या फिर पार्लियामेंट के जो इलेक्शन होता है उनके जो यानी कि कैंडिडेट्स हो गए उनके बारे में बात करता है, या फिर जो MPs हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनके ओथ एंड एफर्मेशन के बारे में बात करता है, या फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेज हो गए उनके ओथ एंड एफर्मेशन के बारे में बात करता है, या फिर कंप्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल हो गए उनके ओथ एंड एफर्मेशन के बारे में बात किया जाता है, या फिर राज्यों के जो मंत्री हो गए, स्टेट मिनिस्टर्स हो गए, या स्टेट लेजिस्लेचर में जो इलेक्शन होता है उसके इलेक्शन में जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके ओथ एंड एफर्मेशन के बारे में बात करता है, या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के जो मेंबर्स होते हैं उनके बारे में बात करता है, या फिर हाई कोर्ट्स के जजेज हो गए उनके बारे में बात करता है। तो ये सारे के जो भी फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड एफर्मेशन है वो थर्ड शेड्यूल में क्या बात करता है? ओथ एंड एफर्मेशन के बारे में याद रखिएगा। फोर्थ शेड्यूल के जब कभी भी हम बात करें तो फोर्थ शेड्यूल में क्या कंटेन करता है? ये कंटेन करता है जो रिलेशन है एलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर स्टेट एंड यूटीज में। जैसे राज्यसभा है तो राज्यसभा में जो एलोकेशन ऑफ सीट्स है उससे रिगार्डिंग ये बात करता है कि राज्यसभा के जो एलोकेशन ऑफ सीट्स राज्यों में या फिर केंद्र शासित प्रदेशों में से कैसे होगा, यानी कि इनमें कैसे होगा। तो ये चीज़ें हैं। फिफ्थ शेड्यूल की अगर बात करें तो फिफ्थ और सिक्स्थ शेड्यूल को साथ में पढ़ना है। क्या करना है? फिफ्थ और सिक्स्थ शेड्यूल को कहीं ना कहीं आपको साथ में पढ़ना है। इसलिए उसको साथ में पढ़ना है क्योंकि फिफ्थ शेड्यूल में बात किया गया है कि ये कंटेन्स करता है रिलेशन किस चीज़ के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल। किन के एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल के लिए ये बात करता है? एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल। जैसे शेड्यूल एरियाज हो गया, और शेड्यूल एरिया में जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल से रिगार्डिंग जो प्रोविज़न है वो फिफ्थ शेड्यूल में दिया गया है। तो फिफ्थ शेड्यूल बात करता है क्या कि इसके एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल के लिए शेड्यूल एरियाज और शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में। और सिक्स शेड्यूल भी इसी से रिगार्डिंग कहीं ना कहीं बात करता है। ये पार्टिकुलरली बात करता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन जो ट्राइबल एरियाज है ये पार्टिकुलरली मेंशन किया गया है कि जो स्टेट ऑफ आसाम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, स्टेट ऑफ आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 राज्य हैं ना। इन 4 राज्यों में जितने भी ट्राइबल एरियाज हैं उनकी एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल से रिगार्डिंग जो प्रोविज़न दिया गया है वो 6 शेड्यूल में दिया गया है। चलिए आते हैं 7 शेड्यूल पे। 7 शेड्यूल क्या बात करता है? बहुत आसान है। जो 3 लिस्ट है, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। पता ही है आपको यूनियन लिस्ट क्या बात करता है, स्टेट लिस्ट क्या बात करता है और कॉन्करेंट लिस्ट क्या बात करता है। ओके, सो ये यूनियन लिस्ट जैसे कि जहाँ पे केंद्र सरकार के पास पावर है पार्लियामेंट में कि वो पूरे देश के हित में, जनहित में कोई भी कानून बना सकती है। स्टेट राज्यों के पास पावर है कि वो अपने राज्यों के लिए अपने राज्य के क्षेत्राधिकार में कोई भी कानून बना सकता है अपने विधानमंडल में। और कॉन्करेंट लिस्ट में जैसे कि आप जानते हैं कॉन्करेंट लिस्ट में राज्य और केंद्र दोनों बना सकती है, लेकिन अगर कोई रेपुगेंसी इनकंसिस्टेंसी हो जाता है तो केंद्र के कानून प्रिवेल करता है। तो इसमें जैसे कि यूनियन लिस्ट में 97 सब्जेक्ट्स मैटर्स हैं, पता ही है, 97 से 100 तक याद रखिएगा। अगर स्टेट लिस्ट की अगर बात करें तो इसमें 61 से 66 तक के आसपास, पहले 66 था अब 61 हो गया, यानी कि 61 to 66 याद रखिएगा। कॉन्करेंट लिस्ट में वैसे ही पहले 47 था 52 हो गया, तो 47 से 52 तक याद रखिएगा। सो ये हो गया 7 शेड्यूल। अब आते हैं 8 शेड्यूल पे। 8 शेड्यूल क्या बात करता है? देखिए 8 शेड्यूल बात करता है 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज किया है हमारे
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने, भारतीय संविधान में 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस दिए गए हैं, ठीक है। तो ये तो पता ही है 22, आखिरी में कौन ऐड हुआ था 3, वो कमेंट में बताइएगा। कम टू नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट की बात करें तो ये 9th शेड्यूल। 9th शेड्यूल क्या बात करता है, ये बात करता है 9th शेड्यूल, जैसे ही पता है कि फर्स्ट अमेंडमेंट जब हुआ था, जो जमींदारी सिस्टम को पूरे तरह से एबोलिश किया गया था, तो उसको 9th शेड्यूल में डाल दिया गया ताकि उसको चैलेंज ना किया जाए। बहुत सारे राज्यों में उस समय क्या हुआ था, लैंड रिफॉर्म्स एक्ट लागू हो रहा था, क्योंकि बहुत सारे राजा महाराजा जो थे, बड़े बड़े तबके के जो लोग थे, उनके पास, जो ज़मींदार थे, उनके पास ज़्यादा ज़मीनें थी। तो एक सर्टेन फिक्स कर गया कि इससे ज़्यादा ज़मीन किसी के पास हो नहीं सकता, लैंड इससे ज़्यादा किसी के पास हो नहीं सकता। इसके लिए इस कानून को लाया गया था, और यह धीरे धीरे सारे राज्यों में कर करके लाया गया लैंड रिफॉर्म एक्ट को, उसको भी 9th शेड्यूल में डाला गया। तो ये फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 ऐड किया गया था। बेसिकली कहीं ना कहीं वायलेशन था फंडामेंटल राइट्स के उस चीज़ को लेकर, क्योंकि चाहे तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स की बात करें, जिसको लेकर गोलकनाथ का केस आया था, कि मतलब जो आर्टिकल 15 की अगर बात करें, उसमें बहुत सारी चीज़ें डाली गई थी कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, उसके बावजूद भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स को ये चीज़ें दी गई है उसकी अपलिपमेंट के लिए। तो ऐसी चीज़ें थी, या फिर राइट टू प्रॉपर्टी को लेकर हो, तो हर चीज़ को ऐसे लेकर चीज़ों को 9th शेड्यूल में डाल दिया गया, जिसको चैलेंज किया नहीं जा सकता है। तो बेसिकली 9th शेड्यूल को अभी तक तो चैलेंज किया नहीं जा सकता, लेकिन 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि इसको मतलब बाद में देखा जा सकता है, अगर चैलेंज किया जाएगा तो चैलेंज किया जा सकता है, पर अभी तक चैलेंज किया नहीं गया है। अब आगे आते हैं 10th शेड्यूल में। 10th शेड्यूल क्या बात करता है, बेसिकली 10th शेड्यूल की कभी भी बात करें तो 10th शेड्यूल बिल्कुल आसान है, ये एंटी डिफेक्शन लॉ है। अब ये 52nd अमेंडमेंट 1985 में आया था। एंटी डिफेक्शन लॉ आपको पता ही है कि क्या है एंटी डिफेक्शन लॉ। तो 10th शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करता है, और 11th और 12th शेड्यूल दोनों एक साथ पढ़ेंगे। इसलिए पढ़ेंगे दोनों एक साथ ना, क्योंकि 11th शेड्यूल को जब भी पढ़ेंगे तो 11th शेड्यूल में बात करता है क्या, कि यह स्पेसिफाई करता है पंचायत के बारे में, और 12th शेड्यूल म्यूनिसिपैलिटी के बारे में बात करता है। तो पंचायत के जो पावर्स हैं, ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कि पंचायत के पास क्या पावर होगा, क्या इनके क्षेत्र अधिकार होंगे, क्या इनके दायित्व होंगे, ऑब्लिगेशंस क्या होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा, ये सारी चीज़ें 11th शेड्यूल में बात किया गया है। और ये जो पंचायत वाला लाया गया है, इसमें 29 सब्जेक्ट मैटर्स हैं। सो ये सब 73rd अमेंडमेंट एक्ट से लाया गया था 1992 में। अब 12th शेड्यूल जैसे म्यूनिसिपैलिटी के जो पावर्स है, ऑथोरिटी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके बारे में बात करता है। इसमें 18 मैटर दिए गए, सब्जेक्ट मैटर है। और ये शेड्यूल जो ऐड किया गया था 74वां अमेंडमेंट एक्ट 1992, यानी 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 को लाया गया था ये। अब ये खत्म होता है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, और आगे आपके लिए और ऐसे वीडियोज़ लाते रहेंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जल्दी से जल्दी। आगे और भी टॉपिक को रिवाइज करवाएंगे आगे जाकर। सो थैंक यू सो मच।